हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने देखा था सेट क्या होता है, सबसेट क्या होते हैं, रिलेशंस के बारे में पढ़ा था और ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। मतलब जो जो चीज़ें अपने रिलेशन वाले चैप्टर में यूज होने वाली हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार को, जो कि अपने क्लास 12th का मेन टॉपिक है। बाकी जो रिलेशन की डेफिनेशन है आप क्लास 11th में ही आपको क्लास 11th में ही पढ़ना होता है। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 12th का जो प्रॉपर सिलेबस है उस पर बेस्ड होने वाली है। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो सबसेट होता है या फिर इक्वल होता है A क्रॉस B का, ठीक है। या फिर किसी भी सेट का स्वयं के साथ क्रॉस लेना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। उनका भी जो सबसेट होगा वो क्या होगा, रिलेशन होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए जाते हैं तो वो भी एक सेट होता है और उन सेट के जो सबसेट होते हैं वही अपने रिलेशन होते हैं। यानी कि उन सबसेट में जो अपने एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे और ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे से रिलेटेड होगा, इसलिए उसका नाम है रिलेशन। अब उनमें क्या रिलेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, आइए 2 मिनट के अंदर फिर से एक बार सीख लेते हैं। रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स को और सीखते हैं। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था जो है कि जो अपना रिलेशन होता है, रिलेशन हिंदी में बोलते हैं संबंध, ये जो होता है रिलेशन को R से दिखाते हैं। तो जो R होता है वो सबसेट होता है, इक्वल होता है A क्रॉस B का, ठीक है। अब यहाँ पे A क्रॉस B या फिर जो है आप यहाँ पे 12th क्लास में जो होगा वो उसी सेट का उसी सेट से रिलेशन यहाँ पे बनाते हैं। तो R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का भी कह सकते हैं, मतलब अपने पास एक ही सेट होगा तो उसके साथ भी क्रॉस लेना पड़ेगा। तो रिलेशन बनाने के लिए क्रॉस के जो सबसेट होते हैं उनके एलिमेंट जो है यहाँ पे लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल डेफिनेशन बताई थी कि जो A क्रॉस B होगा, दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उनका जो एक सबसेट होता है वही अपना रिलेशन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम्पल में, लेट A बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ एनी कॉलेज। तो मतलब कोई कॉलेज है या स्कूल है, उनके ऑल स्टूडेंट का एक सेट है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, यानी कि जो क्लास 12th है उनके सभी स्टूडेंट का क्या है, एक सेट है, सेट A। और जो सेट B है वो सेम स्कूल के ही क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट है, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ सेम स्कूल, सेम उसी स्कूल के जो है कुछ उसी स्कूल के क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं उनका सेट B है और 12th के स्टूडेंट का जो सेट है वो A है। अब इनका जो क्रॉस आएगा, क्रॉस A क्रॉस B जो होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको कार्तीय गुणनफल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कार्तीय गुणनफल कहते हैं। अब इनमें जो एलिमेंट आएंगे ये एक सेट होता है। कल की क्लास में हमने बताया था कि दिस इज आल्सो ए सेट, दिस इज आल्सो ए सेट, यह एक सेट होता है। और इसमें जो एलिमेंट आएंगे अपने वो ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि कुछ A, B टाइप से दिखेंगे, कुछ ऐसे जो है आपको इसमें एलिमेंट देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों सेट पर, यानी कि इन दोनों सेट के एलिमेंट्स पर, दो एलिमेंट के बीच यहाँ पे कुछ रिलेशन बना रहे हैं। तो देखिए उनके अंदर जब भी रिलेशन बनाते हैं तो कैसे एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को पता है कि इनके जो
इन पर जो रिलेशन बनेगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि रिलेशन देखिए कुछ ऐसे बनेगा। एक बार फिर से रिलेशन एक सेट होता है, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इन दोनों सेट पर यानी कि एक रिलेशन बनाया गया है R1, एक रिलेशन बनाया है R1 जो कि सेट ए से, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऐसे साइन आपको दिखेगी, सेट ए से सेट बी पर बनाया गया है। और उसमें जो एलिमेंट दिखेंगे कुछ इस प्रकार से होंगे कि जो ए कामा बी होगा, यानी कि ए जो कि पहले वाले सेट का एलिमेंट होगा और बी जो कि दूसरे वाले सेट बी का एलिमेंट होगा, और ए का रिलेशन है बी के साथ। अब यहाँ पे सच दैट की साइन लगी हुई होगी, आपके क्वेश्चन में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सच दैट की साइन लगी है, पहली बात तो ये है, इसका मतलब क्या होगा कि ए रिलेटेड है किससे, बी से। लेकिन कब ये रिलेशन में आएंगे, यहाँ पे वो डेफिनेशन लिखी होगी। यहाँ पे लिखा होगा कि मान लेते हैं कुछ ऐसा लिखा होगा कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। जो ए है वो बी का भाई है, और जो ए है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो बी है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो आपको यहाँ पे समझना है, यही रिलेशन यहाँ पे बनाया गया है कि ए जो है वो बी का भाई है। तो अगर यहाँ से एक एलिमेंट उठाइए, यहाँ से एक एलिमेंट उठाइए, मतलब एक स्टूडेंट यहाँ से उठाएंगे, एक स्टूडेंट यहाँ से उठाएंगे। अगर ए बी का भाई है तो ए और बी मिलकर ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। मतलब आपको ये समझना है कि अगर ए बी का भाई है तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, और वो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इस R1 वाले रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी आपको जानना होगा कि उल्टा क्या है कि अगर ए और बी ऑर्डर्ड पेयर R1 से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच जो रिलेशन है वो ये है कि जो ए है वो बी का क्या है, भाई है। तो आपको जो है उल्टा सीधा दोनों यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर सेट ए और सेट बी के दो एलिमेंट इस बात को फॉलो करेंगे तो वह आपस में ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे, और जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो R1 सेट से बिलोंग करेगा और R1 ही रिलेशन है। इसका उल्टा क्या है कि अगर ए और बी ऑर्डर्ड पेयर R1 से बिलोंग करेगा तो ए बी का भाई होगा, ये श्योर है, निश्चित है ये। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा तो रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो करेगा तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि अगर ए बी का भाई होगा तो जो ए कामा बी होगा वो बिलोंग कर जाएगा अपने रिलेशन R1 से। ठीक है, ये रहा उल्टा, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ये चीज होगी, देन ए कामा बी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन R1। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर कभी भी किसी भी सेट में इस तरह से एलिमेंट दिए गए होंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, इसका पहला एलिमेंट दूसरे वाले से रिलेटेड होगा। कौन सा रिलेशन होगा, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई होगी, तो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा ये चीज़। उल्टा अगर डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो रिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ को अपने क्वेश्चन में जो है दिमाग में रखना है। एक और यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं जिसका नाम है R2, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि x कामा y दो एलिमेंट है, जो कि x सेट A से बिलोंग कर रहा है और y सेट B से बिलोंग कर रहा है। वो इस प्रकार से है कि जो x है वो x इज ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देंगे कि x हैज या x ऑब्टेन्ड, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे कि एक रिलेशन बना रहे हैं कि x ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन y। तो अगर इस सेट के दो एलिमेंट x सेट A से, y सेट B से इस प्रकार से हों कि x ज़्यादा अंक पाया है y से, तो x कामा y जो होगा वो अपने इस R2 सेट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि x y से क्या है, रिलेटेड है, रिलेशन में है। कौन सा रिलेशन है कि x का नंबर ज़्यादा है किससे, y से। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर x और y दोनों इस बात को फॉलो कर गए तो जो अपना x कामा y है
वो बिलोंग कर जाएगा किस सेट से, R2 सेट से। उल्टा अगर x, y R2 सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि x और y इस बात को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आपको ध्यान में इस चीज़ को रखना है, यही जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इस चैप्टर को समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इन दोनों सेट पर बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। कितने रिलेशन बनेंगे दो सेट पर, जितने उसके क्रॉस में सबसेट बनेंगे। किसी भी दो सेट के क्रॉस में जितने सबसेट होते हैं उन दोनों सेट पर मिला के उतने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो ये रहा रिलेशन की थोड़ी सी और जो है यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्लियर कर दिया हूँ रिलेशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंध के प्रकार की तरफ हम लोग यहाँ पे अब बढ़ते हैं। तो रिलेशन के टाइप्स को यहाँ पे देखते हैं। तो अब इसको इरेज करते हैं और आगे के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, यानी कि संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो आपकी क्लास 12th में जो है कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, एक एक करके आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो रिलेशन का जो पहला वाला टाइप है वो है इम्पटी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध। चूँकि रिलेशन एक सेट होता है तो इसलिए इम्पटी रिलेशन भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो इम्पटी रिलेशन किसे कहते हैं, तो जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम है इम्पटी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध। पहला क्या है, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन यानी कि रिक्त संबंध, हिंदी में बोलेंगे रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध किसे कहते हैं, अब आप सभी को पता है कि सेट है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ए रिलेशन इज सेड टू बी इम्पटी रिलेशन इफ़ देयर इज़ नो एलिमेंट, यानी कि यदि किसी संबंध में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस बात को लिखेंगे, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी, रिलेशन को आर से दिखाया जाएगा, ध्यान में रखना आपको। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन if there is no element, there is no any element, हम लिखेंगे there is no any elements, there is no any element in the given relation R, यानी कि यदि किसी संबंध R में कोई भी अवयव नहीं पाया जाएगा तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। हिंदी में भी इस बात को इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है, आप फिर से आप सभी को बता दे रहे हैं, रिलेशन तभी डिफाइन हो पाएगा जब आपके पास कोई ना कोई सेट होगा। तो आपके पास मान लीजिए एक सेट है और ये सेट है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन अ बॉयज़ कॉलेज, यानी कि लड़कों का एक स्कूल है, कॉलेज है, उनके क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स का एक सेट बनाया गया है और इसी पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर। ऐसे लिखा होगा कि आर जो होगा वो एक रिलेशन है जो कि अपने सेट ए से सेट ए पर डिफाइन किया गया है, यानी कि सेट ए का स्वयं के साथ यहाँ पे उसी सेट के साथ रिलेशन यहाँ पे बनाया गया है और आपको क्लास 12th में यही चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे और रिलेशन कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, मतलब जो रिलेशन है कुछ इस प्रकार से बनाया गया है सच दैट कि जो आर है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि उसके अंदर दो एलिमेंट ए कामा बी रिलेटेड होंगे सच दैट, ए कामा बी रिलेटेड होंगे सच दैट। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि रिलेशन के अंदर इस प्रकार से एलिमेंट दिखेंगे और इसका मीनिंग होता है कि ए का रिलेशन बी से होगा, लेकिन कब, जब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, जब ए जो होगा वो बी का क्या होगा,
बी की बहन होगी। तो अगर ए बी की बहन होगी तब ए और बी के बीच रिलेशन बनेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अपना सेट ए है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बॉयज़ हैं, तो कोई भी दो स्टूडेंट आपस में रिलेटेड ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों लड़के हैं और लड़कों के बीच सिस्टर का रिलेशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इस रिलेशन के अंदर कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यानी कि इस दिए गए सेट में दो ऐसे स्टूडेंट कभी नहीं मिलेंगे जिनमें पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से बहन का है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ए और बी क्या है? दो एलिमेंट हैं। कहाँ के हैं? इस सेट ए के हैं। क्या रिलेशन होना चाहिए उनमें? ए और बी आपस में, ए जो है वो सिस्टर होना चाहिए किसका? बी का। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो आर सेट होगा, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे अब हम लोग। जो आर सेट होगा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं निकल के आएगा। आर कैसा सेट होगा? एक इम्पटी सेट होगा। हेंस आर इज द इम्पटी सेट। यानी कि एक खाली समुच्चय सेट नहीं, आर इज द इम्पटी रिलेशन। सेट कहना गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो है रिलेशन पढ़ रहे हैं, हालांकि है तो एक सेट ही, वो अलग बात है। तो ठीक है, तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को जो है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि आर इज द इम्पटी रिलेशन। जो आर है वो एक रिक्त संबंध है। ठीक है, समझ आ रहा है ना यहाँ पे? तो ये रहा अपना जो पहला वाला है जिसे हम लोग बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, और दूसरे का जो नाम है वो है अपना जो है यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा कौन सा है? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। हिंदी में क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। अब ये क्या होता है? तो एक ऐसा रिलेशन आर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है यदि उस रिलेशन के अंदर पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ जाता है या ए क्रॉस बी आ जाता है। मतलब पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठ के चला आता है उस रिलेशन के अंदर। फिर से, मतलब एक ऐसा रिलेशन आर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है यदि उस रिलेशन आर के अंदर पूरे के पूरे जो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं वो आ जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे इस बात को लिखते हैं, रिलेशन ए रिलेशन, यहाँ पे लिख देंगे अ रिलेशन आर इज सेड टू बी, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन if all the elements of A क्रॉस A, या फिर और A क्रॉस B लिख दे रहे हैं। अगर दो अलग अलग सेट होंगे तो A क्रॉस B हो जाएगा। तो A क्रॉस A और A क्रॉस B हैज़ इन्वॉल्व इन R। ठीक है, तो अगर यहाँ पे R में पूरा का पूरा A क्रॉस B आ जाए या A क्रॉस A आ जाए तो ऐसे रिलेशन R को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है मतलब इसको मैथमेटिकली ऐसे समझेंगे कि जो यूनिवर्सल रिलेशन R होता है वो इक्वल हो जाएगा किसके? A क्रॉस B के। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इक्वल होता है, ये सबसेट नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है, आपके पास एक सेट है ए, इसके अंदर है एलिमेंट 1, 2। तो यहाँ से देखिए ए क्रॉस ए निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा? तो ए क्रॉस ए करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए ए क्रॉस ए करने पे कुछ ऐसा आएगा, 1 2 क्रॉस 1 2 ऐसे दिखेगा। अब कराते हैं क्रॉस, देखिए कैसे आएगा। तो 1 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 हो गया, फिर 1 2 हो जाएगा, कल सिखाया था कैसे बनाते हैं। उसके बाद 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा। अब ये ए क्रॉस ए आया है। अब अगर इस सेट ए के लिए एक रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया जाए कि एक रिलेशन आर बनाया जाए और जिसके अंदर कहा जाए कि जो ए कामा बी होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो ए है वो या तो छोटा हो जाए, इक्वल हो जाए,
बी से, आर जो ए है वो बड़ा हो जाए, इक्वल हो जाए बी से। यानी कि या तो ये वाली बात हो जाए कि जो ए है यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा हो या फिर बराबर हो, या फिर पहला जो एलिमेंट है ए वो दूसरे वाले से बड़ा हो या फिर बराबर हो। इस प्रकार से हम एक रिलेशन बना है, यानी कि छोटा होगा तो भी चलेगा पहला, बड़ा होगा तो भी चलेगा, बराबर होगा तो भी चलेगा। तो ऐसा एक रिलेशन बनाते हैं इस सेट ए के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं कि जो ए है और जो बी है वो बिलोंग करेंगे अपने सेट ए से। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा तो आप लोग देख पा रहे हैं कि छोटा होगा तो भी चलेगा, तो और बराबर होगा तो भी चलेगा। तो 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आ जाएगा, देखिए 1 1 भी आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा। ये कह रहा है बड़ा होगा तो भी चलेंगे, यहाँ बड़ा है तो 2 1 भी आ गया, 2 1 भी आ गया यहाँ पे। और उसके बाद जो है इक्वल भी चलेगा तो 2 2 भी आ गया। तो पूरा का पूरा जो ए क्रॉस ए है वो यहाँ पे उतर के आ चुका है। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यही है अपना कौन सा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रही होंगी। हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वत्रिक संबंध। तो कभी भी अगर किसी रिलेशन में पूरा का पूरा ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस ए उतर के आ जाता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो ये रहा अपना जो है रिलेशन का दूसरा वाला टाइप जिसका नाम था यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले टाइप जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहले आइडेंटिटी रिलेशन को, उसके बाद रिफ्लेक्सिव को देखेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, पहली बात तो इसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक संबंध। तो आइडेंटिटी रिलेशन मतलब एनी रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ऑल द एलिमेंट्स हैज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली इन द गिवन सेट। यानी कि यदि किसी भी सेट के जिस सेट पर कोई भी रिलेशन डिफाइन किया गया है तो वो जो रिलेशन आर है वो आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि तत्समक संबंध तब कहलाएगा जब उस सेट में उपस्थित प्रत्येक जो एलिमेंट हैं वो स्वयं के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर उस सेट में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, तो 1 का संबंध 1 के साथ हो जाए और 2 का संबंध 2 के साथ हो जाए। 1 का संबंध 2 के साथ नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, दूसरे और एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होता हो। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। एक बार फिर से, एक ऐसा संबंध जिसमें दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयवों का स्वयं के साथ ही रिलेशन होता है और दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होता है, ऐसे संबंध आर को हम लोग तत्समक संबंध यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो इस बात को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और देखिए क्या है तो क्या है यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे लिखते हैं ए रिलेशन आर इज सेड टू बी, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन A relation R is said to be identity relation if all the elements has related to itself ओनली। ठीक है, यानी कि उस सेट में उपस्थित क्या लिखे हैं, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए था, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट हैज related to itself only। ठीक है, तो ये है यहाँ पे संबंध आर, आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध, स्वयं के साथ ही रिलेशन होगा, किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा और सारे एलिमेंट का होना चाहिए। तो आल लिखे ना यहाँ पे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट हैज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब इस सेट ए पर एक संबंध आर डिफाइन किया गया है ए टू ए, और इसमें कहा गया है कुछ कि जो आर है उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए,
और 3 3 आ जाए तो यही जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन आर जो होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा अपना आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। इस तरह से हमको यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन को पहचानना होगा। सभी एलिमेंट के होने चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि all elements of given set, all elements of the given set has doublets, ठीक, डबलेट्स होने चाहिए। तो ये दिमाग में रखना है, मतलब कुछ इस टाइप का ए ए बी बी टाइप, कुछ ऐसे दिखेगा बस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन आर है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। अगर कभी रिलेशन ऐसे बन जाए कि एक दूसरा रिलेशन R1 मान लो बना लेते हैं, जिसमें आ जाए 1 1 2 2 आ जाए, बस क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो आंसर होगा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेट में 3 भी एलिमेंट है जिसका स्वयं के साथ रिलेशन नहीं है। तो दिस इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट। यह एक आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 3, इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन R1। R1 में ये 3, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे देख चुके हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं ये है कि नहीं आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, जो कि इसी सेट ए पर डिफाइन किया गया है। एक रिलेशन है जो इस सेट पर डिफाइन किया गया है और इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो मान लो 1 1 आ गया, 2 2 भी आ गया और 3 3 आ गया और 2 3 आ गया। क्या ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है? तो आंसर होगा नो, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। यह एक तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 2, 3 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, यानी कि 2 का, इस सेट का एक एलिमेंट 2 है जिसका दूसरे के साथ रिलेशन बन गया है, इसी वजह से जो है ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन उसे कहते हैं जिसमें दिए गए सेट के प्रत्येक अवयवों का, प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ रिलेशन होता है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल के साथ हमने सिखाया, समझाया कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, जो कि ये अपना तीसरा था। चौथा अपना है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध, ठीक है। तो आइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, यानी कि जो स्वातुल्य संबंध है वो क्या है। तो समझिए ध्यान से। अभी आपने आइडेंटिटी रिलेशन में ये देखा कि दिए गए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो ऐसा रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन R, एक संबंध R को स्वातुल्य संबंध कहेंगे यदि वो जिस सेट पर डिफाइन किया जा रहा है, यानी कि जिस सेट के लिए वो रिलेशन बनाया गया है उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन हो, ये तो ज़रूरी है। लेकिन अगर दूसरे के साथ भी रिलेशन हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वातुल्य संबंध। तो दोनों में अंतर क्या है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में? तो आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ होना चाहिए, यहाँ पे स्वयं के साथ तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर दूसरे के साथ भी हो जाए तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरे के साथ होना अनिवार्य है, ये ज़रूरी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि इसमें भी स्वयं के साथ होना चाहिए और इसमें भी स्वयं के साथ होना चाहिए। डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ होना चाहिए, इसमें अगर स्वयं के साथ के अलावा दूसरे के साथ भी रिलेशन हो जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए रिलेशन
ए रिलेशन आर is said to be a relation R is said to be reflexive relation if all the element, देखिए यहाँ पे all शब्द यहाँ पे भी लगा वहाँ पे भी लगा था, if all the elements of given set has related to itself as well as another। ठीक है, यानी कि स्वयं के साथ तो रिलेशन उसमें हो, लेकिन अगर दूसरे के साथ भी हो जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार फिर से, एक ऐसा संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि वो संबंध जिस सेट के लिए परिभाषित किया गया है उस सेट में उपस्थित प्रत्येक अवयवों का स्वयं के साथ तो रिलेशन हो, लेकिन अगर दूसरे के साथ भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरे के साथ रिलेशन हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्वयं के साथ रिलेशन हो ये ज़रूरी है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपल्सरी है, जो मैंडेटरी है, वो ये है कि स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं कि स्वयं के साथ जो है वो रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ये क्या है? अनिवार्य है, यानी कंपल्सरी है, ये अनिवार्य है। परंतु दूसरे के साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं है मतलब हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। अगर हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर स्वयं के साथ नहीं होगा तब प्रॉब्लम है, तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है दोनों में, आपने देखा कि यहाँ पे स्वयं के साथ होना चाहिए, यहाँ पे भी स्वयं के साथ होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं और आप सभी को ये बात बता देते हैं कि जो अपना आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है। ठीक है, जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिलहाल जो अपना यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखे हैं इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है, मान लीजिए अपने पास एक सेट है, यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं यार इसको। इसका जो एग्जाम्पल है वो इधर लिखते हैं मिटा के, ताकि आपको जो है अच्छे ढंग से दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध के उदाहरण। तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और इसी पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। इस सेट ए पर इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि समझो ध्यान से कि जो आर है वो इक्वल है, मतलब कुछ इस प्रकार से कि ए कामा बी, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ है, लेकिन कब? सच दैट ये तब होगा जब ए इक्वल हो जाए किसके? बी के साथ। यानी कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे से अगर बराबर है तब जो रिलेशन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा? अभी देखिए ये होगा। तो यानी कि ए का बी के साथ रिलेशन कब होगा? जब ए बराबर होगा बी से। तो देखिए यहाँ पे इस आर को जब हम लोग यहाँ से देखेंगे और जो ए होगा जो बी होगा वो इस सेट ए से बिलोंग करेगा। यहाँ पे लिख देंगे कि जो सेट ए होगा वो सेट ए से और जो बी होगा वो भी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो दोनों बराबर होंगे तब जाके रिलेशन बनेगा। तो क्या 1,1 आएगा रिलेशन के अंदर? बोलोगे यस आएगा, तो 1,1 हो गया। दूसरा, अच्छा यहाँ पे जो है ठीक है कर लेते हैं ऐसे 1,1 2,2 भी आएगा, उसके बाद 3,3 भी आएगा। देखिए लेकिन 2,3 नहीं आएगा क्योंकि 2,3 आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अगर ये ए है तो ये बी है तो बराबर, ये ए ये बी तो बराबर, ये ए ये बी तो बराबर। तो ये जो होगा अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, साथ ही साथ जो है ये
आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा ये। अब मान लो इसी सेट के आर के लिए एक और रिलेशन डिफाइन किया गया, R2 मान लो, ये थोड़ी देर के लिए चलो यहाँ पे वो आर था तो ये R1 है, चलो यहाँ पे R1 रिलेशन मान लीजिए जो कि इसी सेट ए पर ही डिफाइन किया गया है। तो और हम कुछ प्रकार से डेफिनेशन देते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा, लेकिन कब, सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट व्हेन ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, जब ए का बी के साथ जो है जो ए होगा वो बी से छोटा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या यहाँ पे क्या क्या आएगा, इक्वल भी होगा चलेगा, तो R1 के अंदर क्या क्या आएगा, R1 के अंदर देखिए क्या क्या आएगा, ए छोटा हो जाए तो भी चलेगा, बी से बराबर हो जाएगा तो भी चलेगा। तो क्या 1,1 आएगा, तो आप लोग बोलोगे आएगा, क्यों, क्योंकि बराबर है, ए बी दोनों बराबर, तो चलेगा ये। आगे 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा। अब और कौन सा आएगा, ए छोटा होना चाहिए बी से तो भी चलेगा, यानी कि 1,2 भी आएगा। आगे 1,3 भी आएगा, देखिए छोटा हो रहा है ना, ये ए ये बी, जो पहले लिखा वो ए है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, ए है, तो यहाँ छोटा हो जा रहा है। आगे 2, 3 भी आएगा, लेकिन 3 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो रहा है, क्योंकि स्वयं के साथ रिलेशन देखिए 1,1 है, 2,2, 3,3, यानी कि ऑल द एलिमेंट हैज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड अनदर एज वेल एज, यानी कि दूसरे के साथ भी यहाँ पे रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इस बात को समझना होगा। तो हेंस, और दूसरे के साथ भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो गया ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये हो जा रहा है। स्वातुल्य संबंध है, ये ध्यान में रखना आपको। तो दूसरे के साथ भी होता है और स्वयं के साथ भी होता है, स्वातुल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको समझना है। ज़रूरी क्या है, स्वयं के साथ हो, दूसरे के साथ होना ज़रूरी नहीं है, हो भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा। और लास्ट में एक लाइन आपको ये लिखना है, जो है लास्ट में आपको लिखना है कि ऑल आइडेंटिटी एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट ही बार बार आता है, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि सभी तत्समक संबंध स्वातुल्य संबंध होता है। बट अपोजिट इज नॉट ट्रू, अपोजिट इज नॉट ट्रू, लेकिन जो इसका उल्टा है वो ट्रू नहीं है। उल्टा क्या मतलब, ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, तो ये बात गलत है, लेकिन आइडेंटिटी वाले रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में भी समझा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो है अपना जो 5वां वाला टाइप है, जिसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अपना जो है इधर 5वां है, ये मतलब 5th टाइप का जो रिलेशन है उसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि तत्सममित संबंध। तो सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, तो देखिए अगर कोई रिलेशन है उसके अंदर जो भी एलिमेंट आए हुए हैं रिलेशन में, सेट में नहीं, यदि किसी रिलेशन के अंदर ए बी आया है, तब यदि उसका उल्टा बी ए भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, तो वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। मतलब अगर किसी भी रिलेशन के अंदर 1 2 आया हो तो 2 1 का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जितने भी उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनके उल्टे वाले भी उसमें मौजूद होने चाहिए। तो जैसे अगर 4 5 आया है तो 5 4 का भी होना ज़रूरी है, तभी वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि इफ़ इन अ रिलेशन, क्या लिखेंगे, इन अ रिलेशन आर, इन अ रिलेशन आर, इफ़, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड बी कामा ए इज आल्सो बिलोंगिंग इन द रिलेशन, देन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन, तो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो अगर ए बी आया हो और बी ए भी उस रिलेशन के अंदर आया हो, तब वो जो रिलेशन होगा वो अपना सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है, तत्समक संबंध बन जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक रिलेशन है, ठीक है, और उस रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं सभी के उल्टे होने चाहिए उसमें, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसका उल्टा नहीं है। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर उसमें रह गया जिसका अपोजिट वाला नहीं है उसमें, उस रिलेशन के अंदर, तो वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने के लिए केवल एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा अगर मिल जाए जिसका अपोजिट वाला उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता है। जब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट आया है 1 2 2 3। अब यहाँ पे 2 1 का भी होना ज़रूरी है और 3 2 का भी होना ज़रूरी है। तो ये जो रिलेशन होगा वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखिए 1 2 आया है तो 2 1 भी दिखा, उल्टा वाला भी दिखा, 2 3 आया है तो 3 2 भी दिखा। तो ये जो रिलेशन होगा वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये सिमेट्रिक यानी कि तत्समक संबंध है ये, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन है ये, तत्समक संबंध है, ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन दूसरा है R, जिसमें आया है 1 2 2 3, उसके बाद 4 5 आ गया। अब 2 1 भी आया है, 3 2 भी आया है, लेकिन 4 5 का उल्टा 5 4 नहीं आया है। तो ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सबके उल्टे होने चाहिए। तो 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, लेकिन 4 5 का उल्टा 5 4 नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तत्समक संबंध ये नहीं है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। तो इस तरह का जो संबंध होगा उस संबंध R में आपको देखना पड़ेगा, हर एक जो ऑर्डर्ड पेयर है, हर एक जो एलिमेंट हैं उनके उल्टे वाले भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद होने चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 6 टाइप ऑफ रिलेशन, जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या नाम है इसका? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध? संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध किसे कहते हैं? तो देखिए क्या है, कोई भी रिलेशन R ट्रांजिटिव रिलेशन तब कहलाता है, संक्रामक संबंध तब कहलाता है यदि उस रिलेशन के अंदर ए बी आया हो, बी सी आया हो, तब यदि ए सी भी आया हो उस रिलेशन के अंदर, तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे अगर 4 5 आया हो, 5 6 आया हो, तब अगर वहाँ पे 4 और 6 भी आ जाए, तब वो जो रिलेशन होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसको अच्छे समझाता हूँ। ये थोड़ा सा जो है टिपिकल माना जाता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देंगे ए रिलेशन R is said to be, a relation R is said to be transitive relation if a relation R is said to be transitive relation if A comma B belonging in the relation and B comma C belonging in the relation, then A comma C belonging in the relation, अरे सॉरी यहाँ पे नॉट लगा दिया, ये गलत हो जाएगा, बिलोंग की साइन आएगी, यहाँ पे होगा A comma C belonging in the relation, तब जो होगा वो एक अपना ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन वहाँ पे अगर फॉलो हो रही है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ए बी है, बी सी है, तो जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है वो पहले ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट से शुरू होना चाहिए, तभी वो होगा। दूसरी चीज़, जो अपना रिलेशन दिया गया होगा, आपको उस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सब को ए बी मानना पड़ेगा। ए बी मानेंगे उसके लिए बी सी ढूंढेंगे, फिर ए बी मानेंगे उनके लिए बी सी ढूंढेंगे।
अब अगर ए बी हो बी सी हो तब यदि ए सी भी बिलोंग करेगा तब वो ट्रांजिटिव होगा। दूसरा केस, एक और केस होगा अगर यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे और लगा देते हैं, और इफ़ ए बी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन बट बी सी इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, देन relation R is also transitive relation। तो जो रिलेशन R होगा तो भी जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, मतलब 4 5 है लेकिन 5 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो भी जो रिलेशन होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो भी जो है रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। तो एग्जाम्पल जो है ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। यानी कि संक्रामक संबंध के उदाहरण है। पहला, मान लीजिए एक रिलेशन बनाया गया सेट ए पर जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और कितना 3, और कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि जो R है, मतलब इस पर एक रिलेशन बनाया गया R A to A, इस सेट पर बनाया गया है। तो R के अंदर एलिमेंट कुछ ऐसे हैं 1 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, और उसके बाद जो है यहाँ पे 1 3 भी आ जाए। तो देखिए चेक करिए यहाँ पे। अब ये ए बी, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ट्रांजिटिव में हर एक एलिमेंट को ए बी मानना है। तो सबसे पहले इसको ए बी मानते हैं। तो बी सी कौन होगा? जो 2 से शुरू होगा। तो अगर ये ए बी है तो ये बी सी होगा। तो ए सी कौन होगा? 1 3 जो कि यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिव हो रहा है। अभी ये नहीं कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि ऑर्डर पेयर के किसी एक रिलेशन के अंदर किसी एक ऑर्डर पेयर को ए बी मान लेंगे, उसके लिए बी सी भी है ए सी भी है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको हर एक एलिमेंट को ए बी मानना पड़ेगा। तो हम देखें कि अगर इसको ए बी मानते हैं तो इसके लिए ये बी सी है, तो इसके लिए ए सी भी यहाँ पे उपलब्ध है, इसलिए ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है, हो नहीं गया, कर रहा है। अब इसको ए बी मानेंगे तो अगर ये ए बी हो जाएगा तो बी सी कौन होगा? जो 3 से शुरू होगा। तो 3 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो देखिए अगर ये अपना ए बी हो जाएगा तो बी सी जो 3 से शुरू होगा, तो 3 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ए बी है लेकिन बी सी नहीं है। तो अभी हमने क्या लिखा है कि अगर ए बी है लेकिन बी सी नहीं है फिर भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो इस ए बी के लिए भी ट्रांजिटिविटी की जो डेफिनेशन है वो फॉलो हो रही है। तो अभी भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है। तो इसको ए बी देखा तो ये बी सी हुआ तो ए सी भी मिल गया। अब ये ए बी, तो इस ए बी ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई हो गया। अब इसको ए बी मानेंगे तो जब ये ए बी होगा तो बी सी कौन होगा? जो 3 से शुरू होगा। तो फिर से 3 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। इसी वजह से जो है यहाँ पे ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, तो इसका मतलब तो भी ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे हम इस रिलेशन के अंदर जो उपस्थित तीनों ऑर्डर पेयर हैं उन सब को एक एक बार ए बी मान के बी सी ए सी चेक कर चुके हैं और सब के लिए ये क्वालिफाई हो रहा है। पहले वाले के लिए ए बी था, बी सी भी था, ए सी भी है, लेकिन दूसरे वाले के लिए ए बी है लेकिन बी सी नहीं है। ए बी के होने पर बी सी नहीं होता तो भी ट्रांजिटिव होता है। तीसरे वाले के लिए ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, ए बी के होने पर अगर बी सी नहीं है तो भी ट्रांजिटिव होता है। तो हर एक एलिमेंट को ए बी ऐसे मानना पड़ेगा और सबके लिए जो है इस प्रकार की डेफिनेशन, चाहे ये ऊपर वाली फॉलो हो जाए या फिर नीचे वाली फॉलो अगर हो रही है, तो वो जो रिलेशन होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो ये जो रिलेशन होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। कौन सा रिलेशन होगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है ये, यानी कि ये संक्रामक संबंध हो गया। संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो आपको ध्यान में इस बात को रखना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया। क्या ये आइडेंटिटी
रिलेशन है तो आप बोलेंगे यस दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, यहाँ पे सारे एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन है। अब इसको चेक करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, अगर इसको ए बी मानते हैं तो बी सी कौन होगा, ए बी बी सी, जो 1 से शुरू होगा। देखिए ना यहाँ पे ए बी बी सी कौन है, जो पहले वाले के दूसरे वाले से शुरुआत करेगा। तो ए बी बी की जगह कितना है 1 है। अब 1 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, फिर भी ट्रांजिटिव होगा, तो मतलब ट्रांजिटिव हो रहा है। अब इसको ए बी लिए, इसके लिए बी सी नहीं है तो तब भी ये बन रहा है आगे। अब इसको ए बी पकड़ेंगे, तो अगर इसको ए बी लेते हैं तो बी सी कौन होगा, जो 2 से शुरू होगा, नहीं है, तो मतलब ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, फिर भी ट्रांजिटिव होता है। तो इस ए बी के लिए भी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है ये रिलेशन दूसरा। अब ये ए बी होगा तो बी सी कौन होगा, जो अपना किससे शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। तो 3 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, फिर भी ट्रांजिटिव होगा क्योंकि डेफिनेशन नीचे लिखी गई है। तो हर एक एलिमेंट को ए बी माना तो सब के लिए जो ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है वो क्वालिफाई हो रहा है। इसलिए ये जो रिलेशन आर है, जो कि एक आइडेंटिटी रिलेशन भी है, यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आपको यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट वाली बात, यहाँ पे लिख देंगे, नोट करके यहाँ पे डाल देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। all identity relation are relations are also reflexive, symmetric and transitive। यानी कि सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होते हैं। तीनों होते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, ये इसको स्वतुल्य कहेंगे, ये सम्मित है, सिमेट्रिक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सम्मित इधर से रहेगा यार, ठीक। और ये अपना है संक्रामक जिसे ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये तीनों रिलेशन होते हैं। जो अपना आइडेंटिटी होता है, जो तत्समक संबंध होता है, वो तीनों होता है। आइडेंटिटी रिलेशन को क्या बोलते हैं, तत्समक संबंध। ये सब बातें बता चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे बता देते हैं। तो ये रहा अपना जो है हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको इसमें थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि हर एक एलिमेंट को ए बी मान के चलना पड़ेगा। तो ए बी मानेंगे, उसके लिए बी सी खोजेंगे, अगर बी सी नहीं है तो भी ट्रांजिटिव के लिए हो रहा है, होगा नहीं, हो नहीं चुका, हो रहा है। फिर अगले को ए बी मानेंगे, फिर उसके लिए बी सी ए सी चेक करेंगे। सब के लिए ए बी मान के ए बी मानेंगे, बी सी होगा तो ए सी भी होना चाहिए, बी सी नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो हो नहीं रहा है। तो ऐसे सब के लिए चेक करेंगे, अगर सब के लिए क्वालिफाई हो जाएगा तब वो जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और 7वां अपना आता है, जो कि यहाँ पे कर देते हैं। 7वां जो अपना है उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, अरे यार बढ़िया से लिखना पड़ेगा, तुल्यता संबंध। तो इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यानी कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन तीनों रिलेशन होता है वही इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, बस इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वही रिलेशन अपना होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने अभी जस्ट देखा था कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। इसलिए जो अपना आइडेंटिटी रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है, यानी कि तत्समक संबंध, तुल्यता संबंध भी होता है। तो आपको ध्यान में इस बात को रखना है। तो यहाँ पे जो है इसको मिटा के यहाँ पे जोड़ देते हैं कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन
ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये रहा हमारे रिलेशन के कुछ टाइप जो कि आपके सिलेबस में है, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो रिलेशन के हर एक टाइप को यहाँ पे समझाया। उम्मीद करूँगा कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को रिपीट करेंगे तो वापस से दोबारा से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ ट्रांजिटिव वाले में होगा। आपको ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव वाले में हर एक ऑर्डर पेयर को ए बी मानना पड़ेगा। उसके लिए अगर ए बी के लिए बी सी है तो ए सी बी होना चाहिए। अगर ए बी के लिए बी सी नहीं है तो भी ट्रांजिटिव के रिलेशन क्वालिफाई करेगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से जो टाइप्स आप जो अपना रिलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम अपने NCERT के 1.1 के पहले जो हमारे सारे एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जो पढ़ाया हुआ कंटेंट वो समझ में आएगा तो आप वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स की क्लास करेंगे। उसके बाद की क्लास जो होगी उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।